हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकेटी फिनट्यूब, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, सेविंग्स की और फाइनेंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दो अलग अलग पोर्टफोलियो को। एक पोर्टफोलियो है मिस्टर संदीप पाटिल का और दूसरा है मिस्टर सौम्यक बनर्जी का। इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कमेंट किया था और रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का ही पोर्टफोलियो इस वीडियो में क्यों लिया है? क्योंकि दोनों के पोर्टफोलियो में कुछ बातें कॉमन हैं। जैसे दोनों के पोर्टफोलियो में 5-5 फंड हैं और पांचों फंड अलग अलग कैटेगरी से हैं। दोनों के पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो टॉप फंड्स हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। बट डिफरेंस क्या है, अलग क्या है? तो अलग है दोनों के फंड्स। डिफरेंस है परफॉर्मेंस का, रिस्क रिवॉर्ड्स का, एक्सपेंस का और फंड एलोकेशन का। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि दोनों ही एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो कंपेयर करेंगे दोनों के पोर्टफोलियो को और देखेंगे कि किसका पोर्टफोलियो है ज्यादा एग्रेसिव और रिस्की। तो बने रहें इस वीडियो में टिल द वेरी एंड। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन दोनों पोर्टफोलियो के कौन कौन से फंड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। एक इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी से क्वांट स्मॉल कैप फंड को रखा है और दूसरे ने एक्सेस स्मॉल कैप फंड को रखा है। दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें और इनके ऑल टाइम रिटर्न्स को देखें तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने अपने इंसेप्शन यानी लॉन्च से अब तक 25.6% का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपनी लॉन्च से अब तक 16.2% का ईयरली रिटर्न जनरेट किए हैं। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 21.8% और एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने 23% का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है। यानी लॉन्ग टाइम की परफॉर्मेंस को देखें तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है और अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पिछले 3 साल और 1 साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। लास्ट 3 ईयर में इसने 39.5% और 1 ईयर में 62% के रिटर्न डिलीवर किए हैं और इसने एक्सेस स्मॉल कैप फंड और बाकी स्मॉल कैप फंड को एक बड़े मार्जिन से बीट किया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप इनके लास्ट 3 मंथ और 1 मंथ की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो क्योंकि लास्ट 3 मंथ में मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 6000 पॉइंट नीचे और निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे ट्रेंड कर रहा है। और ऐसे गिरावट के दौर में ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा फंड कम गिरा है, किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किए हैं। लास्ट 3 मंथ में एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने -3% और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 5.1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं लास्ट 1 मंथ में एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने -6.8% और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 10.6% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए हैं। दैट मींस क्वांट स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली ज्यादा गिरा है और यह दिखा रहा है कि क्वांट का स्मॉल कैप फंड एक्सेस स्मॉल कैप फंड से ज्यादा रिस्की है। यानी बुल रन में तो ये फंड एक्सेप्शनल रिटर्न डिलीवर करता है, बट मार्केट डाउनफॉल में उतनी ही तेजी से इसके रिटर्न्स नीचे आते हैं और नेगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं। और एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने यहाँ अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाया है और वही फंड ज्यादा सेफ और बेटर माना जाएगा जो मार्केट की गिरावट में कम गिरता हो। दोनों फंड के रिस्क पैरामीटर को कंपेयर करें और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें जो हमें यह बताता है कि फंड के रिटर्न्स कितने वॉलेटाइल हैं। यानी किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा उस फंड के रिटर्न्स में ज्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे और जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वही ज्यादा बेटर माना जाएगा। तो यहाँ क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 31.96 और एक्सेस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.09 है। दैट मींस क्वांट स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू एक्सेस स्मॉल कैप फंड। बीटा वैल्यू की बात करें जिसका कम होना ज्यादा अच्छा होता है। बीटा वैल्यू दिखाती है कि फंड कितना रिस्क ले रहा है रिलेटेड टू इट्स बेंचमार्क। तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड की बीटा वैल्यू क्वांट स्मॉल कैप फंड से कम है। दैट मींस एक्सेस स्मॉल कैप फंड क्वांट के फंड से कम रिस्क ले रहा है। वहीं दोनों फंड का अल्फा काफी अट्रैक्टिव है, यानी दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क से अच्छे एडिशनल रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। दोनों फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो दोनों का पोर्टफोलियो क्वाइट डिफरेंट है, यानी कि इनकी टॉप होल्डिंग कंपनीज में कोई भी कॉमन स्टॉक्स नहीं है। जहां तक क्वांट के पोर्टफोलियो होल्डिंग की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत तेजी से बदलाव करते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड्स के ज्यादातर फंड्स बाय एंड होल्ड के फंडामेंटल पर बिलीव नहीं करते और काफी एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम बात परफॉर्मेंस और रिस्क की कर रहे हैं तो यहाँ क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू एक्सेस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली कैटेगरी कौन सी है और दोनों इन्वेस्टर ने उस कैटेगरी से किस किस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। दोस्तों, दोनों ने अगला फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से लिया है। एक इन्वेस्टर ने पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को रखा है और दूसरे इन्वेस्टर ने कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड को रखा है। दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में 18.8% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं। वहीं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में 17.3% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं। लास्ट 3 ईयर में भी पीजीआईएम इंडिया ने
कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा बेटर रिटर्न डिलीवर किए हैं, लेकिन जैसे ही हम लास्ट 6 मंथ 3 मंथ की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स में बहुत तेजी से गिरावट हुई है। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड जहां 1% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। लास्ट 3 मंथ में भी पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, यानी मार्केट डाउनफॉल में पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स रिलेटिवली ज्यादा नीचे आ रहे हैं। फंड एलोकेशन की बात करें तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड अपने फंड को लार्ज कैप स्टॉक्स में 47%, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 13.8% और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 20% का एलोकेशन किया है। वहीं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने फंड को लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 61.2%, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 13.08% और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 5.4% का एलोकेशन किया है। दैट मींस पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, इसीलिए ज्यादा रिस्की दिखाई देता है। दोनों के रिस्क पैरामीटर को कंपेयर करें और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें जो ये दिखाता है कि फंड के रिटर्न्स कितने वोलेटाइल हैं, तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.48 है और बीटा वैल्यू जो दिखाती है कि फंड कितना रिस्क ले रहा है अपने बेंचमार्क से, तो इसकी बीटा वैल्यू है 1.18। तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा वैल्यू ज्यादा बेटर है, क्योंकि वही फंड ज्यादा बेटर माना जाएगा जिसका बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड रिलेटिवली कम रिस्की है और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है। वैसे तो इसका अल्फा ज्यादा बेटर है, यानी ये फंड अपने बेंचमार्क से अच्छे एडिशनल रिटर्न तो दे रहा है, बट गिरते हुए मार्केट में ज्यादा नेगेटिव रिटर्न भी दिखा रहा है। दैट मींस पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिस्की है और ज्यादा एग्रेसिव है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों इन्वेस्टर के तीसरे फंड की। दोनों ने तीसरा फंड लिया है सेक्टोरल यानी थेमेटिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी से। सेक्टोरल फंड यानी दोस्तों ये फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पर फोकस करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और बैंकिंग। ये फंड एक खास थीम पर बेस्ड स्टॉक में ही अपने फंड को एलोकेट करते हैं। दोस्तों, एक इन्वेस्टर ने इस कैटेगरी से रखा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड को और दूसरे इन्वेस्टर ने रखा है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। दोनों ही फंड इस कैटेगरी के बेस्ट फंड्स हैं। करते हैं दोनों को कंपेयर और देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है और कौन सा फंड है ज्यादा रिस्की और एग्रेसिव। दोनों के लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 32.4% का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक बड़े मार्जिन से बीट किया है। लेकिन पिछले 3 सालों में क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने टाटा डिजिटल इंडिया फंड को पीछे छोड़ दिया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लास्ट 3 ईयर में 36.75% और लास्ट 1 ईयर में 55.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, आप जैसे ही लास्ट 3 मंथ और 1 मंथ के रिटर्न्स को देखेंगे, जब मार्केट में बार बार करेक्शन आ रही है तो क्वांट के फंड में ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं। यानी टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने गिरते हुए मार्केट में अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाई है। दोनों के फंड एलोकेशन को कंपेयर करें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने इक्विटी के 89.69% को लार्ज कैप स्टॉक्स में 58.9%, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 13.8%, स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 14.7% का एलोकेशन रखा है। वहीं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने इक्विटी के 99.7% फंड को लार्ज कैप में 48.46%, मिड कैप स्टॉक्स में 13.43% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 31.58% का एलोकेशन रखा है। यानी क्वांट का ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर रख रहा है। इसने मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 45% से ज्यादा का एक्सपोजर लिया है। दैट मींस ये फंड क्वाइट रिस्की है, जबकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली कम रिस्क लिया है। दैट मींस फंड एलोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्वांट का ये फंड ज्यादा रिस्की लग रहा है। दोनों फंड के रिस्क पैरामीटर की बात करें और स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा को देखें, जिनका कम होना ज्यादा अच्छा होता है। यानी जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कम होगा, उस फंड के रिटर्न्स कम वोलेटाइल होंगे और वो फंड अपने बेंचमार्क से कम रिस्क ले रहा होगा। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा रिलेटिवली कम है और इसके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन कंपेरेबली कम होंगे। दोस्तों, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अल्फा काफी अच्छा है, यानी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से अच्छे एडिशनल रिटर्न जनरेट किए हैं। शार्प रेशो को देखें जो किसी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने के पोटेंशियल को दिखाता है, और जिस फंड का शार्प रेशो होगा वो फंड ज्यादा बेटर होगा और कम रिस्की होगा। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का शार्प रेशो रिलेटिवली ज्यादा अच्छा है। फंड साइज की बात करें तो क्वांट का फंड साइज काफी छोटा है, जो भी फंड के रिटर्न्स को रिस्क की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों, दोनों ही फंड काफी अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू टाटा डिजिटल इंडिया फंड और ज्यादा एग्रेसिव भी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों इन्वेस्टर ने अगला फंड किस कैटेगरी से लिया है। दोस्तों, दोनों ने अगला यानी चौथा फंड लिया है मिड कैप कैटेगरी से। एक ने रखा है एक्सेस मिड कैप फंड को और दूसरे ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को।
दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फंड है ज्यादा रिस्की और ज्यादा एग्रेसिव। सबसे पहले देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस को। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड ने 21.22% का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है और पीजीआईएम इंडिया से थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। दोनों के ओवरऑल रिटर्न यानी अपने लॉन्च डेट से दोनों फंड ने लगभग 20% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं, यानी लॉन्ग टर्म में दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। लेकिन जैसे ही आप लास्ट 3 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक्सिस मिड कैप फंड को एक बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ रहा है। दोनों के रिस्क पैरामीटर को देखें और स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड ज्यादा बेटर नजर आता है और रिलेटिवली कम रिस्की है, और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है और इसके रिटर्न्स ज्यादा वोलेटाइल हैं, हालांकि इसका अल्फा ज्यादा अट्रैक्टिव है। यानी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा एडिशनल रिटर्न डिलीवर कर रहा है, लेकिन ये फंड ज्यादा रिस्की है। दोनों फंड के फंड एलोकेशन को देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड ने इक्विटी के 89.2% को 63 कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में 2.8%, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 46.83% और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 13.76% का एक्सपोजर रखा है। और उसके साथ साथ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड और एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में 10% का एक्सपोजर भी रखा है। वहीं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने टोटल 50 स्टॉक्स में अपने फंड को एलोकेट किया है, जिसमें लार्ज कैप में 12.87%, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 40.89% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 31.7% और डेप्ट में 4.2% का एक्सपोजर लिया है। यानी स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इस फंड ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए इस फंड का पोर्टफोलियो क्वाइट रिस्की है। वहीं एक्सिस मिड कैप फंड ने स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में कम एक्सपोजर रखा है और डेप्ट में 10% का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक अच्छा प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही फंड कैटेगरी में काफी अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट तीनों पैरामीटर्स पर दोनों को कंपेयर करने के बाद पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ज्यादा रिस्की दिख रहा है और ज्यादा एग्रेसिव है एज कंपेयर टू एक्सिस मिड कैप फंड। तो अभी तक तो मिस्टर सौम्यक बनर्जी का पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की और एग्रेसिव दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दोनों इन्वेस्टर्स ने अगला फंड किस कैटेगरी से लिया है। दोस्तों, दोनों इन्वेस्टर ने अगला यानी 5वां फंड लिया है टैक्स सेविंग कैटेगरी यानी ईएलएसएस कैटेगरी से। एक ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है क्वांट टैक्स प्लान को और दूसरे इन्वेस्टर ने रखा है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड को। दोस्तों, ये दोनों ही फंड हाई रेटेड फंड है, दोनों की वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5 स्टार, यानी दोनों ही फंड ईएलएसएस कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं। दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें और दोनों के ओवरऑल रिटर्न्स यानी इनकी लॉन्च से अब तक के रिटर्न्स को देखें तो क्वांट टैक्स प्लान ने 21% का और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड ने 20.8% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं। यानी दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक जैसी ही रही है लॉन्ग टर्म में। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो मिराई एसेट के फंड ने 20.2% और क्वांट टैक्स प्लान ने 24% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं। लास्ट 3 ईयर में क्वांट टैक्स प्लान ने 36.46% का रिटर्न डिलीवर किया है। यानी पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वांट टैक्स प्लान ने मिराई एसेट के फंड को एक बड़े मार्जिन से बीट किया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप लास्ट 3 मंथ के रिटर्न्स पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ में क्वांट टैक्स प्लान ने ज्यादा नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रशिया यानी यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात हैं उसका स्टॉक मार्केट में काफी इंपैक्ट हुआ है। ग्लोबली एक बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं और इंडियन इक्विटी में भी अच्छी खासी करेक्शन आई है। तो ऐसे बियरिश सिचुएशन में जो फंड कम गिरेगा वो फंड ज्यादा सेफ और बेटर माना जाएगा। और यहाँ मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड ज्यादा बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखा रहा है। रिस्क पैरामीटर को देखें तो क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिवली ज्यादा है, दैट मीन्स इसके रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल हैं। हालांकि क्वांट टैक्स प्लान का अल्फा ज्यादा अट्रैक्टिव है। दोनों के फंड एलोकेशन को देखें तो क्वांट टैक्स प्लान ने अपने फंड को लार्ज कैप स्टॉक्स में 53.25%, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 14.97% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 24.5% का एक्सपोजर लिया है। वहीं मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड ने फंड को लार्ज कैप में लगभग 60% और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 13.47% और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 8.13% का एलोकेशन रखा है। दैट मीन्स क्वांट का पोर्टफोलियो क्वाइट रिस्की है क्योंकि इसने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा एलोकेशन किया है और इसका फंड साइज भी काफी छोटा है। इसीलिए क्वांट का ये फंड ज्यादा रिस्की और एग्रेसिव है मिराई एसेट के मुकाबले। हालांकि मैंने क्वांट टैक्स प्लान को ही अपने पोर्टफोलियो में रखा है क्योंकि मैं खुद भी काफी एग्रेसिव हूं। तो फ्रेंड्स, ये थे दोनों के पोर्टफोलियो। दोनों के पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हैं। दोनों ने ही अपनी अपनी कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को रखा है। और अगर रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एग्रेसिव तो दोनों ही हैं, बट मिस्टर सौम्यक बनर्जी ज्यादा एग्रेसिव हैं। दोनों लोगों ने 2 साल पहले से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तो रिसेंटली उनके रिटर्न्स काफी नीचे आए होंगे। उनके रिटर्न्स में 50% से भी ज्यादा की गिरावट हुई होगी क्योंकि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया है लास्ट 3 मंथ से। लेकिन आप पेशेंस रखें और इन्वेस्टेड रहें। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। हो सकता है अगला वीडियो हो आपके पोर्टफोलियो पर।
फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप दोनों पोर्टफोलियो को डिटेल में समझ पाए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्टमेंट रिस्क को जरूर ध्यान में रखें और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें।